स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी हो रही होगी। और पॉलिटी में मैं ये बता रही थी कि पॉलिटी जो है हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं जो 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए जो मैं शुरू करूँ। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का अपना क्लास। आज हम देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो बनी थी 2016 में, उसके बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा अभी नया नया बना है ना। 101 संशोधन जो हुआ था 2016 में, उसके थ्रू अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया संविधान में और जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। वस्तु व सेवा कर को सुगमता से प्रशासित करने, केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जीएसटी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 279 ए के तहत ये शक्ति दी गई कि वो जीएसटी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। किस लिए? तो वस्तु व सेवा कर को सुगमता से प्रशासित करने, केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने के लिए जीएसटी परिषद की स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा 15 सितंबर 2016 को। इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय दिल्ली में है। जीएसटी का सचिवालय दिल्ली में है। इसका जो पदेन सचिव होता है वो केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। जीएसटी का सचिव की बात करें तो वो केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। सदस्य इसके कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राजस्व या फिर वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त विभाग के मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। जीएसटी का जो अध्यक्ष है उसे हर बार जितनी भी बैठकें होती हैं, प्रत्येक बैठक में अस्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में जो है कि उन्हें आमंत्रित किया जाता है। लेकिन उन्हें जीएसटी के जो अध्यक्ष है उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। परिषद का प्रत्येक निर्णय जो है वो सदस्यों के, जितने भी सदस्य बैठक में उपस्थित हैं, सदस्यों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। जीएसटी परिषद का जो प्रत्येक निर्णय है वो सदस्यों के, बैठक के जितने भी सदस्य उनके 3/4 बहुमत से लिया जाता है। और निर्णय लेने के निम्न सिद्धांत हैं कि किस बेसिस पे निर्णय लिया जाएगा जीएसटी परिषद का। तो पहला है कि केंद्र सरकार का जो मत है, जो केंद्र सरकार जीएसटी परिषद की बैठक में मत देगी, उसका भार जो है बैठक की कुल मतों के 1/3 के बराबर होना चाहिए। निर्णय लेने के लिए कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है उसके बारे में बताया गया है कि जो केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक की कुल मतों के 1/3 के बराबर होना चाहिए और राज्य सरकारों के जो मत हैं उनका भार बैठक के कुल मतों के 2/3 के बराबर होना चाहिए। जीएसटी परिषद का कार्य देखते हैं कि जीएसटी परिषद का कार्य क्या है। तो जीएसटी परिषद जो है वो केंद्र व राज्यों को महत्वपूर्ण मामलों पे सिफारिशें देती हैं। इनका काम जो है सिर्फ सलाह देना है, सिफारिश करना है। केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों के कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल करना। केंद्र, राज्य और स्थानीय जो सरकारें हैं उनके कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल करवाना। उत्पाद व सेवाओं या तो जीएसटी योग्य होंगे या फिर जीएसटी युक्त होंगे। केंद्र और राज्य में जितने भी उत्पाद और सेवाएं हैं वो या तो जीएसटी योग्य होंगी या फिर जीएसटी युक्त होंगी। तीसरा, न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जीएसटी छूट के अधीन होंगी। न्यूनतम टर्नओवर राशि बताया जाएगा जीएसटी परिषद के द्वारा जिसके नीचे की गुड्स और सर्विसेज जो होंगी वो जीएसटी छूट के अधीन होंगी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा के समय कोई आपातकाल की स्थिति है या प्राकृतिक आपदा, सुनामी आ गया या फिर भूकंप आ गया, तो उस स्थिति में जो है
अधिक धन जुटाने के लिए एक विशेष दर का प्रावधान किया जाएगा जीएसटी के द्वारा। जीएसटी परिषद के द्वारा जो है आपात स्थिति में अधिक धन जुटाने के लिए एक विशेष दर का उपबंध किया जाएगा। पांचवा है, कीमतों में जीएसटी बैंड व न्यूनतम कीमतें शामिल होती हैं। कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। वैसे जीएसटी परिषद भी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 279A को जो है हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं, तो अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो भी एक संवैधानिक निकाय है। किसके तहत? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत जो है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। 1990 में 65th संशोधन जो हुआ था उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 1990 में 65वां संशोधन में जो है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन 2003 में 89वां संशोधन जो हुआ तो उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 2 राष्ट्रीय आयोग में विभाजित कर दिया गया। अनुसूचित जातियों के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। और 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है वो अस्तित्व में आया। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना हुई। इसमें एक सदस्य इसके सदस्यों की बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कार्य की बात करें कि इनका कार्य क्या होता है, तो अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण के संबंध में मामलों का निरीक्षण करना व क्रियान्वयन की समीक्षा करना। दूसरा, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना और उनकी सुनवाई करना। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना और उनकी सुनवाई करना किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इनके अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों और किए गए कार्यों की रिपोर्ट जो है वो हर साल प्रति वर्ष जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा। अच्छा, 2018 तक जो है 2018 से पहले तक जो है अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है यही कार्य जो है ओबीसी के लिए भी करती थी। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी ये सारे काम किए जाते थे इन्हीं आयोग के द्वारा। लेकिन 2018 में 102 जो संशोधन किया गया, 102nd संशोधन के द्वारा जो है इस आयोग को ओबीसी के संबंध में ऐसे जितने भी कार्य हैं वो करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे अपना हम, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जनजाति के जो राष्ट्रीय आयोग है इसके लिए, इस आयोग की स्थापना के लिए 2003 में 89 संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए। और 2004 से अनुसूचित जनजाति का जो राष्ट्रीय आयोग है उसकी स्थापना हो गई, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसके जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का ही होता है और ये हर साल जो है वार्षिक जो है रिपोर्ट होती है अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं ये।
नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत जो है इस आयोग की स्थापना की गई। 102वां संशोधन जो हुआ था 2018 में, उसके तहत जो है एक नया अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए। और जो है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और इसके जो 3 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो होता है इस आयोग का वो 3 साल का होता है। अब इनका कार्य क्या होता है देखते हैं। तो ये केंद्र व राज्य सरकारों के जो पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले जितने भी सामाजिक शैक्षिक मामले होते हैं उन पर आयोग से परामर्श लेना होता है। हालांकि 2021 से 105वां संशोधन के तहत जो है राज्य सरकारों को इस परामर्श लेने आयोग से जो परामर्श लेना है उनसे छूट दे दी गई है। यानी जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की तैयारी करने और उनके रख रखाव संबंध में आयोग से परामर्श लेने से छूट दे दी गई है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे हम, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ जितने भी जो अनुच्छेद है उसके बारे में जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी से है तो उसमें इससे जुड़े हुए जो अनुच्छेद है वो पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक में किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो इनको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के समावेदन से ही हटाया जा सकता है। यानी कि जो नीति जो है, जो विधि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है, उसी विधि के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल इनका 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत के, जब वो रिटायर होते हैं तो वो उसके बाद जो है भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक धन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इनका काम क्या है? तो ये भारत व राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए व्यय विधि के अनुसार है या नहीं इसका परीक्षण करना। और केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पे उन रिपोर्टों को, दोनों सदनों के पटल पे उन रिपोर्टों को रखते हैं। अनुच्छेद 151(1) के तहत राज्य के लेखाओं से संबंधित जितने भी रिपोर्ट होते हैं उनको राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के, राज्य का जो विधानमंडल है उसके पटल पे उन रिपोर्टों को रखते हैं। इनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कौन कौन से हैं? तो पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की जो लोक लेखा समिति है उनके गाइड और मित्र के रूप में कौन से जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये संसद की लोक लेखा समिति गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत का महान्यायवादी। स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग प्लीज़ लाइक करिए।
चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। भारत का महान्यायवादी, इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। भारत का महान्यायवादी जो है वो भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी होता है। ये ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही किसी विधान मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। महान्यायवादी जो है भारत का, वो संसद और विधानमंडल में से, दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसे किसी भी सदन में और उसकी समितियों में बोलने का अधिकार है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार, मताधिकार जो है भारत के महान्यायवादी के पास नहीं है, अनुच्छेद 88 के तहत। अब इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन की बात करें तो इनसे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। इनकी योग्यता की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, योग्य हो, उसे राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 76 1 के तहत। और इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के इच्छा पे निर्भर करता है। उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है भारत के महान्यायवादी अपने पद पे रहते हैं और उन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो वेतन होता है, भत्ता होता है, वो भारत के महान्यायवादी को दिया जाता है। इनके कर्तव्यों की बात करें तो इनका कर्तव्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पे सलाह दें। भारत सरकार को ये विधि संबंधी विषयों पे सलाह देते हैं। इन्हें जो है भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है, वहाँ बैठने का अधिकार है इनके पास। महान्यायवादी जो है ये, इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, तो 3 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, 1 सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। इसका उल्लेख, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। इसमें ये महाधिवक्ता जो है राज्य के, ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका भी वही प्रक्रिया है जो महान्यायवादी का है कि महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने अपने पद पे रहेंगे, अन्यथा जब राज्यपाल की इच्छा होगी तो इन्हें ये महाधिवक्ता को इनके पद से हटा सकते हैं। योग्यता की बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, उस व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। कार्य की बात करें तो महाधिवक्ता का कार्य क्या है, तो ये राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देती है जो कि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जितने भी विधिक स्वरूप कर्तव्य है उनका पालन ये महाधिवक्ता जो है, राज्य के महाधिवक्ता, उनके द्वारा किया जाता है। राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य के महाधिवक्ता को सुनवाई करने का अधिकार है। अब यहाँ भी वही है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में, ये सदस्य तो नहीं होते हैं विधानमंडल के सदनों के, लेकिन दोनों सदनों में ये बिना मताधिकार के बोलने का अधिकार है इनके पास। और इनकी जो इनका जो भत्ता है, पारिश्रमिक है, वो जितना कि विधानमंडल के किसी एक सदस्य को दिया जाता है, उतना ही पारिश्रमिक जो है ये राज्य के महाधिवक्ता को भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। अब 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
योजना आयोग की जगह एक नई संस्था बनाने की घोषणा की थी, जो था नीति आयोग, और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना जो है सरकार की स्थापना जो है हुई। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैसे तो योजना आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं था, वैसे ही नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है। ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है कि ये नीति आयोग कार्य करता है। इसका काम क्या है? तो ये केंद्र व राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण करने का कार्य है। ये संस्था जो है नीति आयोग, ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण करने का कार्य है इसका। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये रणनीतिक और तकनीकी सलाह दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है। योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष होते थे वो पीएम होते थे भारत के। इनका काम क्या है? नीति आयोग का काम क्या है? तो ये केंद्र व राज्य सरकारों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पे ये रणनीतिक और तकनीकी सलाह देते हैं। संरचना पे आते हैं कि नीति आयोग की संरचना क्या है। तो अध्यक्ष इनके पीएम होते हैं। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है, और इस गवर्निंग काउंसिल में जितने भी राज्य हैं उनके सीएम होते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल जो है इसके सदस्य होते हैं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी जो है, और ऐसे कुछ सदस्यों को विशेष आमंत्रित किया जाता है पीएम के द्वारा, जो संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ या फिर कार्यरत लोग हैं, उन्हें जो है कि विशेष आमंत्रित के द्वारा जो है बुलाया जाता है इस आयोग में। सचिवालय का गठन, अगर आवश्यकता हुई तो सचिवालय का गठन किया जाता है। 4 जो सदस्य होते हैं वो इसके पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 4। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक होता है, अभी वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम है, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन के बैरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी। एक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिनका नाम है वर्तमान में अमिताभ कांत, जिनका नाम है। पहले जो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो अब पीएम ने, उस समय मोदी जी थे, तो वही मोदी जी ही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। अब बात करते हैं कि नीति आयोग से क्वेश्चन कैसे 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 पूछे जा सकते हैं। तो ये तो पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया। अब एसआई में तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और इसका पहला जो इस आयोग का जो फर्स्ट अध्यक्ष था वो पीएम मोदी थे। और पहला मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर जो है वो पहली मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थी, पहली महिला कार्यकारी अध्यक्ष थी इनकी, सिंधु श्री खुल्लर। और पहला उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीति आयोग से। भारतीय संविधान में हमारा टॉपिक है अभी का राजभाषा। राजभाषाओं के प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। इसके जो प्रावधान हैं भारतीय संविधान के भाग 17 में उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत का यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह लेने के लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है। तो 1955 में श्री BG खरे
की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी। बाकी जो 8 भाषाएं हैं उन्हें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है और इन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। 1967 में 21st संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1967 में फर्स्ट संशोधन के द्वारा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 21st संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71st संशोधन के द्वारा 71st जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 2003 में 92nd संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। उसके बाद जो है टोटल 22 भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में है जिन्हें मान्यता प्राप्त है। राज्य की भाषा की बात करें तो अनुच्छेद 345 के तहत जो है राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि ये इन भाषाओं में से जो राजकीय कार्य होते हैं उनमें किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा विधान मंडलों की भाषा, जब तक संसद जो है वो कानून बनाकर प्रावधान नहीं करती कि कौन सी भाषा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर विधान मंडलों में उपयोग की जाएगी, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो है अंग्रेजी होगी और संसद व राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून भी अंग्रेजी भाषा में ही होगी। परुलिया गांव जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पे प्रोफेसर श्रीपति टुड्डू ने संथाली समुदाय के लिए भारतीय संविधान का अनुवाद जो है ओल चिक्की लिपि में किया है। ओल चिक्की लिपि जो है वो संथाली समुदाय की लिपि है। इसमें जो है अनुवाद किया गया भारतीय संविधान का किनके द्वारा? श्रीपति टुड्डू के द्वारा संथाली समुदाय के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।